अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने ये जी पीछे वाला क्वेश्चन जो है ना मल्टीपल बॉन्डिंग तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जनरल खसूसियात यानी कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। सबसे पहले उसने ये कहा हुआ है कि ओरिजिन ओरिजिन का मतलब होता है कि मरकज़ क्या है, ठीक है, कहाँ से निकलते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसने कहा है देखो आपको पता है दो चीज़ें हैं, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने, जबकि इनऑर्गेनिक क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे मिलके जो कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसने दोनों के बारे में बात की हुई। सबसे पहले उसने ओरिजिन के बारे में कहा हुआ है कि कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड पौधों और जानवरों से मिलते हैं। आमतौर पर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं हमें पौधों और जानवरों से मिलते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मिनरल से मिलते हैं, चट्टानों से मिलते हैं, ज़मीन के नीचे से मिलते हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल था। उसके बाद है जी कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना कौन कौन से एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होते हैं। कंपोज का मतलब होता है मुश्तमिल होना। अब ये तो आपको पता है कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड का बुनियादी जो मेन चीज़ होती है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ज़रूर होते हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन ज़रूर होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जबकि कुछ कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन के साथ दूसरे एलिमेंट्स को भी शामिल कर लेते हैं, जैसा कि नाइट्रोजन को, हेलोजन को, ऑक्सीजन को, सल्फ़र वगैरह को। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट्स बनाते हैं। यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे अब आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है जी कोवलेंट लिंक। अब आपने देखा नाइन्थ के अंदर दो बॉन्ड पड़े थे, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड और एक होता है जी आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में होता क्या था कि एक एटम किसी दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है या फिर उससे ले लेता है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन दरमियान में रख के शेयरिंग करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। और यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने टेंथ में केमिस्ट्री पढ़नी, यहाँ पे जब भी दो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, या कार्बन कार्बन से बॉन्ड बनाए या कार्बन किसी और एलिमेंट से बॉन्ड बनाए, वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड होता है, और जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आयनिक से बनते हैं। उसने लिख दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो कोवलेंट बॉन्ड से मिलकर बनते हैं। वो पोलर भी हो सकते हैं, अब नॉन पोलर भी हो सकते हैं। ये भी हम लोगों ने नाइन्थ में दो टाइप्स पढ़ी थी, पोलर और नॉन पोलर। तो यहाँ पे हम लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा भी था, एक पोलर होता है और एक नॉन पोलर होता है। अब नॉन पोलर कौन सा होता है? जिसमें दोनों जो है यानी कि दोनों एटम्स जो है ना वो सेम होते हैं, जबकि पोलर के अंदर दोनों एटम जो है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, जो बॉन्ड बना रहे होते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आयनिक बॉन्ड पे मुश्तमिल होता है। इज़ वेरी सिंपल। उसके बाद अगर हम बात करें सोलिबिलिटी की, वो कहता है सोलिबिलिटी का मतलब होता है हल होना, सोलिबल होना। नॉन पोलर लिंक की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही हल होते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। और ये नॉन पोलर भी इन्हें कहते हैं। पोलर वो होते हैं जो पानी में हल होते हैं, और नॉन पोलर पानी के यानी पानी के अलावा वो कहीं पे भी, मतलब पेट्रोल में, डीजल में, शराब में, बेंजीन में, कार्बन डाइसल्फाइड वगैरह में ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही हल होते हैं, मिट्टी के तेल में, इस तरह की चीज़ों में। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान बॉन्ड आयनिक होता है, इस वजह से वो पोलर सॉल्वेंट में ही हल होते हैं। पोलर सॉल्वेंट का मतलब पानी, लाइक जैसा कि वो पानी में ही ज़्यादातर हल होते हैं आयनिक जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक सॉरी। और जो ऑर्गेनिक है वो पानी के अलावा अल्कोहल में, ठीक है, बेंजीन में, मिट्टी के तेल में, डीजल में, इस तरह की चीज़ों में हल होते हैं, ठीक है। तो ये उसने सोलिबिलिटी की यहाँ पे बात की थी। उसके बाद अगर हम बात करें जी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? कोवलेंट बॉन्ड्स की मौजूदगी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के नाकस कंडक्टर होते हैं। कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान में बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड, उसकी वजह से क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड इतना मजबूत नहीं होता, इस वजह से करंट नहीं गुजरता इनमें से। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ा भी था कि आयनिक बॉन्ड कोवलेंट से ताकतवर होता है। तो इसी वजह से अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी है वो आयनिक बॉन्ड से मिलके बनते हैं, इस वजह से उनमें से आसानी से इजीली जो है ना करंट वो पास हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें जी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, आमतौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना बड़ी जल्दी मेल्ट हो जाता है, बॉयल भी बहुत जल्दी होता है, जैसा कि पेट्रोल है,
हल्का सा भी अगर आप उसको हल्की सी भी हरारत दोगे ना तो वो ज़ाहिर है वो आपके सामने आग लग जाएगी। इसके अलावा डीज़ल है, इसके अलावा कुदरती गैस है, ठीक है, नेचुरल गैस कहते हैं, बहुत कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, हल्का सा टेम्परेचर देने से बहुत ज़्यादा मसले हो सकते हैं। ये वोलेटाइल भी होता है, वोलेटाइल का मतलब इसको जल्दी आग भी लग जाती है और ये बड़ा नुकसानदेह होता है और बड़ा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसा कि अब इनऑर्गेनिक नमक है, वो भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, सिंपल। उसके बाद अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें कि स्टेबल कौन रहेगा, अगर हम टेम्परेचर देते हैं ऑर्गेनिक को और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो उनमें से स्टेबल कौन रहेगा? सिंपल सी बात है, स्टेबल वही रहेगा, खड़ा वही रहेगा, क़याम पज़ीर वही रहेगा, साबित कदम वही रहेगा। कौन? जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है, इस वजह से वो ज़्यादा देर स्टेबल नहीं रहेंगे, फ़ौरन आग पकड़ लेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, इसीलिए ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड की निस्बत हरारी तौर पर कम स्टेबल है, यानी हरारत थोड़ी सी भी इन्हें दे दें तो इन्हें आग लग जाएगी, ये स्टेबल नहीं रह सकेंगे, यानी कि रिएक्शंस करना शुरू कर देंगे। जबकि नमक वगैरह जितना मर्जी टेम्परेचर आप देते रहें तो वो अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा। और क्यों रहेगा वो स्टेबल? तो नींद पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आज स्टूडेंट्स जो है ना बड़े अच्छे से देखते हैं वीडियोस, बस सब्सक्राइब नहीं करते और आगे लिंक्स नहीं शेयर करते हैं। बाकी बहरहाल थैंक यू आप लोगों के, जितने भी आप लोग देखते हो। तो फिर भी आप लोगों से यार रिक्वेस्ट है, नया चैनल है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप कोशिश करें कम से कम जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं 5-10 स्टूडेंट ज़रूर चैनल पे आप लेके आएँ, उनको भेजें आप वीडियो एज अ सैम्पल के तौर पे ज़रूर भेजें कि यार आप वीडियो देखें तो सही। अगर आपको नहीं समझ आएगी तो तब आप बात करें। व्हाट्सअप नंबर भी मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, कोई इशू है तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। तो फिर इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। आतिशगीर, आपको पता है आतिशगीर का मतलब होता है आग। अब आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड फ़ौरन आग पकड़ लेते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड आग नहीं पकड़ते, जैसे नमक है। तो अगर आप नमक की बात करें तो उसको आपको पता है इतनी जल्दी वो आग नहीं पकड़ता, जबकि दूसरी तरफ पेट्रोल है वो ऑर्गेनिक है, फ़ौरन आग पकड़ लेगा, इसलिए वो आतिशगीर है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होती है बहुत ज़्यादा मिकदार में, इसकी वजह से वो फ़ौरन आग पकड़ लेते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड आग नहीं पकड़ते। आइसोमेरिज्म, अब आइसोमेरिज्म आपको मैंने पीछे भी पढ़ाया कि आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म होता है, मतलब अगर एक मॉलिक्यूल का फार्मूला यानी कि सबका उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड का, लेकिन जब हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो वो डिफरेंट शक्ल के होते हैं, जबकि इस तरह का इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पेंटेन का सबका सेम है, लेकिन ये भी आइसोमेरिज्म है, ये भी, लेकिन इसके 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, 3 तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यही वो कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे अहम खसूसियत ये है कि वो आइसोमेरिज्म है, यानी इनकी एक खसूसियत इन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग करती है, इसीलिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई आइसोमेरिज्म का कोई चक्कर नहीं होता। उसके बाद उसने रिएक्शन के रेट की बात की है। अब कोवलेंट लिंक की मौजूदगी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन कुदरती तौर पर मॉलिक्यूलर होते हैं, यानी ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो मॉलिक्यूलर आमतौर पर सुस्त रफ्तार होते हैं। इनको वकूफ़ पसीर होने के मखसूस हालात जैसा कि टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट की ज़रूरत होती है। मतलब वो यही कह रहा है कि अगर आप कोवलेंट लिंक होता है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बना होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और इनके जो रिएक्शन है वो कुदरती तौर पे होते हैं, मतलब आमतौर पे सुस्त रफ्तार होते हैं। जाहिर है कि जब तक आप पेट्रोल को आग नहीं लगाओगे तब तक तो ज़ाहिर है रिएक्शन नहीं होगा, तो उसके लिए शर्त है कि आप उसको कुछ टेम्परेचर दो, कुछ प्रेशर दो, कुछ कैटालिस्ट हो। कैटालिस्ट का मतलब जो रिएक्शन को तेज़ कर देता है। तो यहाँ पे हम लोगों की ये जो 10 हेडिंग्स थी मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दी। अब मैं इंग्लिश मीडियम वालों को जी कंप्लीट करवा देता हूँ। सबसे पहले जैसा कि उसने बात की यहाँ पे ओरिजिन की, यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसने ये कहा हुआ है कि यार ओरिजिन क्या, निकलते कहाँ से? आमतौर पर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी कुदरती ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हासिल होते हैं पौधों से और जानवरों से। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें आमतौर पे कुदरती इन चीज़ों से हासिल होते हैं, वैसे तो लेबॉर्ट्री में भी बनते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हम लोगों को मिनरल्स और रॉक्स यानी चट्टानों से, ज़मीन के नीचे से हम लोगों को मिल जाते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो कार्बन जो है ना वो ज़रूर होता है, यानी अहम पार्ट है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन ज़रूर होता है। दे आर मेड अप ऑफ फ्यू एलिमेंट्स सच एज कार्बन, कहता है आमतौर पे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनमें। वो कह रहा है कि कार्बन तो ज़रूर होगा,
लेकिन इसके अलावा और भी हो सकते हैं, कुछ और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन है, हेलोजन है, सल्फर है, और भी हो सकते हैं ईटीसी। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में मेड अप ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, तो कार्बन को उसमें से निकाल दो और बाकी बचे 117 एलिमेंट्स, और वो 117 जो एलिमेंट्स हैं वो बाकी जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड दुनिया में तैयार होते हैं वो उन एलिमेंट से मिलके बनते हैं, बस कार्बन नहीं उनमें आता। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी कोवलेंट लिंक की। कोवलेंट लिंक आपको आगे भी बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना कंटेन कोवलेंट बॉन्ड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जैसा कि यहाँ ऊपर भी देख सकते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। दे में भी पोलर और नॉन पोलर। अब कोवलेंट बॉन्ड पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी। आपको आगे भी बताया था कि पोलर कब होगा, जब दो एटम्स जो है ना वो डिफरेंट होंगे, दो डिफरेंट एटम्स अगर बॉन्ड बना रहे हैं वो पोलर होगा, और नॉन पोलर वो होगा जब दोनों सेम एटम्स के दरमियान बॉन्ड बने। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो आपको पता है आयनिक बॉन्ड पे मुश्तमिल होता है, वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी। चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाले, लेकिन आप उर्दू में भी लेक्चर ज़रूर लिया करें, कॉन्सेप्ट उसमें आपको काफ़ी मिलेंगे। सोलेबिलिटी के बारे में आगे डिस्कस किया, इसका मतलब होता है हल होना, मिक्स होना। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आमतौर पे नॉन पोलर है, मतलब पानी में हल नहीं होते, नॉन पोलर का मतलब। और आमतौर पे वो किस में हल होते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों में, जैसे शराब में, ईथर में, बेंजीन में, कार्बन, ठीक है, डाइसल्फाइड के अंदर, इस तरह की चीज़ों में वो हल होते हैं, मिट्टी के तेल में, ठीक है, इस तरह की चीज़। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो उनमें बॉन्ड होता है आयनिक, इसलिए वो आमतौर पे सोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट का मतलब जैसा कि पानी वगैरह। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी किस में से करंट गुजरता है और किस में से नहीं, ड्यू टू द प्रीसेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कहता है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड की मौजूदगी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना पुअर कंडक्टर होते हैं। यानी पुअर कंडक्टर का मतलब कि उसमें से कम गुजरती है इलेक्ट्रिसिटी। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उनमें आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड होता है, इस वजह से उनमें से करंट अच्छा नहीं गुजरता। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड होता है आयनिक, इसी वजह से वो बड़े अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। इन मोल्टन स्टेट अगर उनको पिघला दिया जाए या फिर उनको पानी में डाल दिया जाए, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जब कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे नमक आप लेते हो, अगर आप उसको पिघला देते हो या पानी में डाल के उसका सोल्यूशन बना लेते हो, जिसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, तो फिर ईजीली करंट जो है ना वो पास हो जाता है उनमें से। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको आगे भी बताया था कि आमतौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, फ़ौरन आग पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा भी उनको हल्का सा भी मेल्ट करो। वोलेटाइल इन नेचर जो है, इसके अलावा वोलेटाइल इन नेचर का मतलब फ़ौरन आग पकड़ते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो कंपैरेटिविटी उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे नमक है और इस तरह और भी चीज़ें। अब स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबल कौन रहेगा, ज़्यादा देर तक कौन आग का सामना करेगा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसलिए ये कम स्टेबल होते हैं, फ़ौरन आग पकड़ लेते हैं, ज़्यादा देर खड़े नहीं रहते, ज़्यादातर स्टेबल नहीं रहते, किसके मुकाबले में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के। उसके बाद है जी कंपस्टिबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसको आग लगती है और किसको नहीं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता है हाई प्रेजेंस ऑफ कार्बन, कार्बन बहुत ज़्यादा होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। और जनरली कंपस्टिबल का मतलब होता है कि वो फ़ौरन आग पकड़ लेते हैं, कम्बस्टिबल होता है। ऑन द अदर हैंड, जबकि ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आर मोस्टली नॉन कम्बस, कि यानी ऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको आग नहीं लगती, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको फ़ौरन आग लग जाती है। उसके बाद आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोगों ने पीछे डिटेल में पढ़ा था कि आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म होते हैं, यानी क्या होता है कि मेन करेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की विच डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज़ देयर टेंडेंसी टू एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म। कहता है आइसोमेरिज्म यहाँ पे है कि आप आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पीछे आपको करवाई थी, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब आइसोमेरिज्म आपको पता है कि क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला उसमें सेम होता है किसी भी एक कंपाउंड का, और हम लोग उसको डिफरेंट शक्लों में लिख सकते हैं, डिफरेंट फार्मूलों में, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे यहाँ दिखाया भी है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी इस तरह का आइसोमेरिज्म वाला कोई भी चक्कर नहीं होता, रेयर होता है वो। रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट लिंक, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो जो रिएक्शन होते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड के वो आमतौर पर मॉलिक्यूलर होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन उसके लिए वो कहता है दे आर ऑफन स्लो रिएक्शन होता है इनका, एंड रिक्वायर स्पेसिफिक कंडीशन, और कुछ शर्तें होती हैं इनके रिएक्शन की, जैसा कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटालिस्ट। अब जैसा कि अब अगर पेट्रोल लेके आते हैं, जैसे मैं आगे भी बताया डीजल है, तो वो कभी भी रिएक्शन नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें इस तरह की कंडीशन यानी टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह नहीं देंगे, तब तक वो रिएक्शन नहीं करेगा, उनके रिएक्शन की स्पीड कम होगी।
कैटलिस्ट का मतलब होता है वो चीज़ जो रिएक्शन को तेज़ करती है। तो हम फिर कोशिश करते हैं, जैसे कोयला फ़ौरन आग नहीं पकड़ता, तो उसके लिए हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर और कुछ कैटलिस्ट देते हैं, तो वो फिर जाके उसको आग लगती है। तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।